नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। दोस्तों, ये आपके हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, जो कि आपको डेली इसकी क्लास मिलेगी साइंस की, जो कि आपकी सुबह 8 बजे अपलोडेड हो जाएगी। दोस्तों, ये क्लास आपकी लाइव नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों लाइव आने में कुछ समस्याएं अभी हमको फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन दोस्तों जल्दी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, ये आपको वीडियो डेली आपको रोज़ सुबह 8 बजे मिल जाएगी, जिसको आप डेली प्रैक्टिस में मतलब आप इसको देखते रहिए और दोस्तों डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। टोटल 20 क्वेश्चन जो कि अभी हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं, जो कि भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली दे रखा है हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए, यानी कि जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा में टोटल 25 क्वेश्चन बनेंगे साइंस से, जो जिसमें कि आपके टोटल 9 चैप्टर दे रखे हैं भर्ती बोर्ड ने, जिसमें कि आपका इकाई मापन एवं आयाम हो गया, सदिश एवं अदिश राशियाँ होंगी, बल व गति के नियम होंगे, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, घूर्णन गति, ग्रहों एवं उपग्रहों की गति, जल, वैद्युत रासायनिकी और कार्बनिक यौगिक और प्लास्टिक। दोस्तों, ये आपके टोटल 9 चैप्टर हैं और दोस्तों यहीं से आपको परीक्षा में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इन्हीं 9 चैप्टर से ये आपका प्रैक्टिस सेट डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, आपका जो विद्युत आवेश होता है उसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। दोस्तों, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है विद्युत आवेश के बारे में, ये आपकी जो विद्युत आवेश होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी आपसे बार बार पूछा जा रहा है परीक्षा में। दोस्तों, जो आपकी विद्युत आवेश होती है वो अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपसे एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो आपकी विद्युत धारा होती है वो भी आपकी अदिश राशि ही होती है, यानी कि विद्युत धारा आपकी अदिश राशि होती है। और दोस्तों, आपको इसके मतलब विद्युत धारा और आवेश के संबंध में एक फार्मूला और ध्यान रखना है, वो आपका होता है Q=I/T। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपकी Q जो है आपकी अदिश राशि है, I भी आपकी अदिश राशि है, और दोस्तों आपका जो समय होता है वो तो आपका अदिश राशि होता ही है, तो आपको पता ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका सदिश एवं अदिश राशियों से, यानी कि जिसमें कि आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी का मॉड =AB। दोस्तों, इसमें आपको बताना है ए और बी के बीच का कोण। दोस्तों, ये जो इतना लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू होती है आपकी AB, यानी कि AB साइन थीटा =AB, क्योंकि दोस्तों यहाँ से AB यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों AB से आपका AB यहाँ पर कैंसिल भी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो साइन थीटा आएगा साइन थीटा =1। दोस्तों, साइन थीटा की वैल्यू किस पर 1 होती है, वो आपकी साइन 90 पर होती है। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो थीटा निकल के आएगा, थीटा =90 डिग्री, जो और दोस्तों 90 डिग्री होता है π/2। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जो कि मतलब आपके ज़्यादा इजी भी नहीं होंगे और दोस्तों ज़्यादा टफ भी नहीं होंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं दोस्तों, आपसे क्वेश्चन 100% बनेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दोस्तों किस में परिवर्तित होती है। तो वो दोस्तों आपकी गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा के बारे में कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो आपको फार्मूला ध्यान रखना है, mgh होता है। और दोस्तों, जो आपका गति ऊर्जा होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी आपकी स्प्रिंग होगी तो दोस्तों अगर मान लीजिए उसको संकुचित किया गया है, तो दोस्तों कुछ ना कुछ बल तो उसमें लगाया ही गया होगा। दोस्तों, वही बल उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें बल लगाया गया था ना दोस्तों, उसमें एनर्जी कुछ ना कुछ स्टोर हो गई है, जिसको मतलब जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है अपकेंद्रीकरण,
तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों इसके मतलब जो सिद्धांत होता है वो आपको पढ़ लेना है। मान लीजिए ये कोई वृत्त है दोस्तों, वृत्तीय गति करती हुई वस्तु में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब आभास ऐसा होता है कि जो वस्तु है एक बल बस मतलब वस्तु पर एक बल लग रहा है, ठीक है दोस्तों, जिसकी दिशा होती है अपकेंद्र की ओर। दोस्तों इसमें काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अपकेंद्रीकरण मतलब अपकेंद्र बल लगता है दोस्तों उसकी दिशा किस तरफ होती है, दोस्तों आपकी केंद्र की तरफ होती है, आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। केपलर का सेकंड नियम परिणाम है। तो दोस्तों आपका जो केपलर का सेकंड नियम होता है वो दोस्तों आपका होता है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। किसी उपग्रह का कक्षा में परिक्रमण काल होता है जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। दोस्तों ये एक फार्मूला मैंने काफ़ी बार आपको बता रखा है दोस्तों। पहले स्टार्टिंग में मैं इसको मतलब ड्राइव करता था, लेकिन दोस्तों अभी आपको फार्मूला याद हो गया होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों आपको T = होता है 4π² R² अपॉन GM, ये आपको ध्यान रखना है फार्मूला। और जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर शायद ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। प्रतिरोध की SI इकाई है। दोस्तों प्रतिरोध होता है आपका, प्रतिरोध की SI इकाई होती है ओम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों प्रतिरोध के बारे में आपको एक फार्मूला और मतलब फार्मूला ध्यान रखना है दोस्तों, होता है B = I/R, जो कि दोस्तों आपका ओम का नियम भी है। और दोस्तों इस नियम पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं परीक्षा में, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 1 किलोग्राम मतलब 1-2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, इस पर लगने वाला कुल बल है। दोस्तों आपका जो बल होता है दोस्तों, बल होता है F = M/A। दोस्तों M है आपका मतलब F तो आपका बल हो गया है, और दोस्तों M है आपका द्रव्यमान, एंड आपका जो A होता है ये आपका त्वरण होता है। दोस्तों यहाँ पर M की वैल्यू दी गई है 2 किलोग्राम, एंड जो आपका त्वरण दिया गया है, त्वरण की वैल्यू दी गई है 4। तो दोस्तों यहाँ से आपका 8 न्यूटन बल निकल के आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। वान डेर वाल्स समीकरण में नीतांक ए की विमा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपका वान डेर वाल्स समीकरण आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं अब आपको बता देता हूँ कि वान डेर वाल्स समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों वान डेर वाल्स समीकरण होता है P = RT/B - B - A/B²। लेकिन दोस्तों आप जब भी विमा निकालेंगे दोस्तों, विमा का एक नियम ये होता है कि समान विमाओं की राशियों को ही एक दूसरे से घटाया या जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक निष्कर्ष ये निकलता है कि P की जो विमा होगी ना वो दोस्तों RT/B - B के बराबर होगी, एंड P मतलब A/B² के बराबर भी होगी, तभी इसमें से ये घटाया गया है। तो इसमें जो अगर हम बात करें P की विमा निकालने के लिए, तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन में आपको A की विमा पूछेगी दोस्तों, A की विमा जो होगी दोस्तों वो आपकी P = A/B² के बराबर होगी, यानी कि P/B² के बराबर होगी। तो अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कि A की जो बीमा आएगी A = वो P की बीमा और B² के बीमा के बराबर होगी। तो दोस्तों यहाँ से P आपका जो होता है वो प्रेशर होता है। तो दोस्तों प्रेशर की बीमा आपको पता होनी चाहिए कि mL/T-2/L²। क्योंकि दोस्तों आप प्रेशर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन दोस्तों न्यूटन की जो बीमा होती है वो होती है आपकी mL/T-2/L²। क्योंकि दोस्तों आपका प्रेशर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दोस्तों मीटर स्क्वायर की बीमा आपकी L² आ जाएगी। दोस्तों जो आपका वॉल्यूम होता है वो आपका होता है L3, जो और दोस्तों इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर में ऊपर चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका आप देख रहे होंगे कि L2 है नीचे एंड L⁶ है ऊपर। तो दोस्तों टोटल मिला के आपका L5 हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपकी A की बीमा जो निकल के आएगी वो दोस्तों mL5T-2। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको
नॉर्मली फोर्स ही निकालना है कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है पिंड पर। और दोस्तों यहाँ से आपको क्या क्या गिवन है दोस्तों, ये सबसे पहले तो आपको m की वैल्यू दी गई है दोस्तों, आपसे मतलब आपको टाइम यहाँ पर दिया गया है, और दोस्तों वेग की परिवर्तन भी दिया गया है, यानी कि कितने से कितना हो रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, यानी कि आपका जो त्वरण होगा ना दोस्तों, त्वरण होगा वो दोस्तों, त्वरण क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि आपका जितना वेग परिवर्तन होगा यानी कि 15 माइनस 5, और दोस्तों इसकी दर जो है, दर का मतलब होता है कि कितने समय में परिवर्तित हुआ है, तो अपान 5 कर देंगे, तो आपकी जो ए की वैल्यू निकल के आएगी वो दोस्तों आपकी आएगी यहाँ से आपके मतलब 10/5 यानी कि 2। और दोस्तों आपको m की वैल्यू 100 दी गई है, और दोस्तों अगर हम F इज इक्वल टू एम ए 100 इंटू अभी मैंने त्वरण निकाला था वो 2 आया था, यानी कि 200 न्यूटन आपका बल आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आपको मतलब फार्मूला पता है तो दोस्तों बहुत ही ईजिली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। यदि गोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अगर कोई मान लीजिए घोल है, इसमें कोई भी घोल भरा है दोस्तों, इसमें आपकी धातु ए है और दोस्तों धातु बी भी है, लेकिन दोस्तों जो इसमें दूसरा घोल जो है जिसमें कि आपका धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित कर देती है दोस्तों, इसमें आपका मतलब धातु बी निकाल दी गई, सिर्फ इसमें आपकी धातु ए ही बची है। तो दोस्तों ये बताना है कि आपकी जो धातु ए थी वो किस तरह की धातु थी। तो दोस्तों आपकी जो धातु ए होगी वो होगी आपकी बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपके जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका सबसे पहले तो आपको हाइड्रोकार्बन का फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है आपका CnH2n+2। दोस्तों अगर हम बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तो उनको एल्केन या पैराफिन भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक में एक वलय रूपी कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी बेंजीन होती है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार की होती है, यानी कि जिसको आप हेक्सागन बोल देते हैं। तो दोस्तों ये जो वलय इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बेंजीन में वलय रूपी कार्बन श्रृंखला होती है। दोस्तों इसका फार्मूला होता है C6H6 बेंजीन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगाया जाता है। तो दोस्तों आपका जो टेफ्लॉन होता है इसका लेप लगाया जाता है, जैसे कि आपका मतलब जो भी नॉन स्टिक आपके बर्तन होते हैं उस पर टेफ्लॉन की एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि आपका उसमें खाना चिपकता नहीं है और इजीली उसको मतलब साफ भी हो जाता है वो अच्छे से। अब 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों कार्य का तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि आपका जो कार्य होता है वो दोस्तों होता है F इंटू डी। ठीक है दोस्तों, W इक्वल टू F इंटू डी होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले तो यहाँ से फोर्स निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों फोर्स किस तरह से निकालेंगे वो आपको बता देता हूँ। मतलब सबसे पहले तो आपका मतलब द्रव्यमान दिया गया है एंड आपको B1 एंड B2 भी दिए गए हैं। तो दोस्तों जब भी आपको B1 एंड B2 दिए जाएँ और द्रव्यमान दिया जाए तो दोस्तों आपको सिंपल सा फार्मूला लगाना है। दोस्तों आपका जो जितनी भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा ना वो दोस्तों वही आपका उस पर किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, वो दोस्तों होता है आपका हाफ mv², यानी कि m की वैल्यू 4 है और दोस्तों b² का मतलब है कि आपका जो b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों b2 है आपका 10 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका 100 हो जाएगा। 100 में से जब 25 घटेंगे आपके तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे 75। तो दोस्तों ये आपका 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2, तो 2 इंटू 75 दोस्तों 150 आपका निकल के आएगा जूल।
150 जूल, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक मतलब और कॉन्सेप्ट पता चला होगा, यानी कि जब भी आपको B1 और B2 यानी कि दो बेग दिए जाएं, दोस्तों समय कहीं भी ना दिया जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमें त्वरण निकालने के लिए समय चाहिए होता, लेकिन दोस्तों इसमें आपको समय नहीं दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो जो भी आपका कार्य किया जाता है ना, वो दोस्तों हाफ mv² के बराबर ही होता है, यानी कि उसकी गति ऊर्जा में जितना भी परिवर्तन होगा वो दोस्तों कार्य के बराबर ही होता है। तो इसमें आपको फार्मूला लगाकर जिस तरह से मैंने सॉल्व किया उसको आप सॉल्व करेंगे तो 150 जूल आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका जो शक्ति होती है वो दोस्तों किए गए कार्य की दर होती है, यानी कि P=W/T। तो दोस्तों शक्ति निकालने के लिए सबसे पहले हमको कार्य पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से टी की वैल्यू दी गई है 10 सेकेंड, लेकिन दोस्तों कार्य सबसे पहले कैसे निकालेंगे। दोस्तों ये मान लीजिए कोई एक ऊंचाई है और दोस्तों यहाँ से आपकी सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, तो कोई लड़का चढ़ रहा है। और दोस्तों ये मैं किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें सारी की सारी वैल्यू मीटर में चेंज करनी है। तो दोस्तों 15/100 हो जाएगा। दोस्तों सीढ़ी की ऊंचाई हम निकाल रहे हैं, तो दोस्तों आपकी प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, लेकिन दोस्तों आपकी 40-60 सीढ़ियाँ हैं, तो इसमें आप 40 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15×4 = 60, यानी कि 6 मीटर आपकी ऊंचाई आ जाएगी। दोस्तों इसमें आपका बोला गया उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों शक्ति निकालने के लिए कार्य पता होना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैंने निकाला था 6 मीटर आपका विस्थापन, यानी कि 6 मीटर ऊंचाई पर वो चढ़ रहा है लड़का। दोस्तों जो आपका कार्य निकल के आएगा वो दोस्तों आपका आएगा F×D, यानी कि आपका निकल के आएगा mgh। तो m आपका हो गया 50, दोस्तों g आपका हो गया 10, वैल्यू दी गई 10×6, तो दोस्तों 5×6=30, यानी कि आपका 300 वाट तो आपका कार्य हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपकी शक्ति पूछी गई है। दोस्तों यहाँ से आपका 10 सेकंड दी गई थी, तो दोस्तों इसमें आप 10 का भाग लगाएंगे, तो दोस्तों आपका यहाँ से जो कार्य दोस्तों यहाँ से आपको एक गुणा और करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपका 30 तो यही हो गया 5×30, लेकिन 2 बाद में 0 भी है, तो यहाँ पे आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों 300 वाट आपकी जो है शक्ति निकल के आएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है ये, कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको बताना है। दोस्तों आपका जो एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो दोस्तों 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम से के लिए सही है। दोस्तों आपके न्यूटन के गति के मैंने आपको 3 नियम बताए थे। पहला नियम कहता है कि आपका जड़त्व के बारे में बताता है। दोस्तों दूसरा नियम जो है वो आपको संवेग के बारे में बताता है, यानी कि ये बल को परिभाषित करता है। इन जो आपका तीसरा नियम होता है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। दोस्तों यहाँ से आपको क्या पूछा गया देख लेते हैं, कि बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं। तो दोस्तों यही आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही कहता है कि बल जो होता है विपरीत दिशा में काम करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों आपको इसमें सत्य कथन बताना है, क्योंकि दोस्तों आपके चैप्टर में जल चैप्टर है, यानी कि आपके जो सिलेबस दिया गया है उसमें आपका वाटर चैप्टर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वाटर से ही है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। दोस्तों H2O, दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। और पानी दोस्तों ये मिश्रण नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका जो जल होता है वो यौगिक होता है। तो राइट, ये तो आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है। दोस्तों यौगिक जो होता है उसमें आपका निश्चित अनुपात होता है, लेकिन दोस्तों मिश्रण में कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है। इस वजह से आपका राइट मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब आपका जो पानी यौगिक तो है, लेकिन दोस्तों वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। दोस्तों सी ऑप्शन कह रहा है कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
क्योंकि दोस्तों यौगिक होने की शर्त यही है कि उनके जो मॉलिक्यूलर होंगे वो दोस्तों कुछ ना कुछ किसी न किसी अनुपात में होंगे, जो कि आपका यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 2:1 का अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पानी एक मूल तत्व है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मूल तत्व जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया दोस्तों, ये आपके मूल तत्व हैं, लेकिन दोस्तों जब इनको मिलाएंगे तो ये यौगिक बन जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन जो कि अभी मैंने साइंस के डिस्कस करे। दोस्तों आपके कितने सही हुए कमेंट करके बता देना, और दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसकी परीक्षा जल्दी ही होने वाली है, तो दोस्तों लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। धन्यवाद।